सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फास्ट एंड स्टूडियस। दिस इज अजय सिंह फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। भाइयों बहनों, आज हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रही है किसमें, +4 सीरीज में। तो मेरे भाई, हाथ पे पेन ले लो, कॉपी ले लो और अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे जो चीज तुमको पढ़ाई जा रही है मेरे ख्याल से वो पूरी यूट्यूब पे किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया है, इस लेवल का नहीं पढ़ाया है, इतने कम टाइम में इतना सब कुछ नहीं पढ़ाया है। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बकूंगा हवा में, तुमको बेसिक से पकड़ के जेई एडवांस का पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ मैं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम वेरी सीरियस विद माई वर्ड्स। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए बढ़िया है, जो लोग नहीं जानते हैं भाई, तो मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह, मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में हूँ। ठीक है, मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, क्रिकेट में खेलता हूँ, चेस खेलता हूँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है, जाके देख लेना चैनल पे जाना, वहां पे चैनल्स वाले ऑप्शन में व्लॉगिंग चैनल दिख जाएगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम तो नहीं है, अब चेंज हो गया है, तो /1044 सॉरी 1011 आ चुका है यहाँ पे, तो तुम वो भी फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो भाई मैंने क्या बोला, आज अपन क्या करेंगे, जीओसी। ठीक है, जीओसी करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला होता है चैप्टर। अब बच्चे क्या होते हैं जीओसी में हमेशा परेशान रहते हैं, अरे भैया जीओसी हो ही नहीं रही है यार। ठीक है, तो मेरे भाई जीओसी से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पहली बात तो। ठीक है, जीओसी से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो बहुत रेयर है। लेकिन इस जीओसी को पढ़े बिना तुम आगे की केमिस्ट्री को हिला नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, इसमें लगा देते हैं 15 दिन, 15 से 20 दिन लगा देते हैं, खाली जीओसी करके बैठ जाते हैं, जीओसी से कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है डायरेक्ट। तो भैया ऐसे घूम जाते हैं, अरे अब क्या करें भैया। तो अगर तुझे केमिस्ट्री में आगे बढ़ना है तो तुझे जीओसी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ जीओसी पढ़ के भी काम नहीं होगा। तो तुम्हारा भाई लेके आया है एक ऐसा बेहतरीन सा तरीका जिससे तुम जीओसी 40-50 मिनट के अंदर पढ़ लो, पूरी 15-20 दिन ना लगाओ। और ऐसा भी नहीं हो किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज किया हो तुमने, तुम्हारा पूरा एक बेस बना दूंगा मैं आगे की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं अपन। हम याद रखना ये +4 मार्क्स सीरीज है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में कवर हो रहे होंगे विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा, तुम एटलीस्ट पीवाईक्यूज ट्राई कर लेना, क्योंकि जीओसी से देखो पीवाईक्यूज अकेले आते नहीं है, और जो एक आध आए हैं उसको ट्राई कर लेना, बार बार रिवाइज करना। और इस पूरे ही लेक्चर की तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे भाई, एकदम आईपैड्स के प्यारे प्यारे नोट्स हैं, मजे आने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब तुमने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, बेटा देख लेना। हर वीडियो में +4 मार्क्स कंफर्म कर रखे हैं। ऑर्गेनिक की आज की पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो भैया हमारा जीओसी में जो टॉपिक है आज का, यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वह वो वाला टॉपिक जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बड़े बड़े टीचर से पढ़ के भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो आज तुम्हारा भाई जीओसी का ये वाला सब टॉपिक पढ़ाएगा, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है भाई जिसमें परेशानी रहते हैं बच्चे, क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्हें टीचर का समझ नहीं आता है। समझ भी आता है, बड़े से बड़ा टीचर पढ़ाते, देखो जब तक तुम्हें एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चा किस तरह से उस प्रॉब्लम को देखता है, तुम नहीं पढ़ पाओगे। मैं 2 साल पहले ही जेई करके आया हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कहाँ पे गलती होती है, और मैं बेवकूफ बच्चा हूँ। ठीक है, तुम लोग की तरह एकदम बेवकूफ एवरेज बच्चा हूँ, इसलिए मुझे पता है हम जैसे बच्चे कहाँ गलती करते हैं। ठीक है, तो सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे, पानी पी लेते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जो मैं कह रहा हूं बस याद करते जाना, पढ़ते जाना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाओ, खाली लोड नहीं लेना है, हम मजे से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा, एसिड नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे कि भैया देखो एसिड और बेस में डिफरेंस करना है हमको। बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें बताना है क्या वो एसिडिक है या फिर क्या वो बेसिक है, और अगर एसिडिक है तो कौन सा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा बेसिक ज्यादा है, हमको ये बताना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक नेचर कैसे पहचानते हैं किसी कंपाउंड का, कि भैया ये एसिडिक है तो क्यों है, और कौन सा ज्यादा एसिडिक है दो कंपाउंड में से। ठीक है, ये हम पहचानेंगे, बहुत से क्वेश्चन तुमको ऐसे देखने को भी मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो याद रखना, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जिसको कॉन्जुगेट बेस बनाना नहीं आता है वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ते जाओ। ठीक है, ये सब चीजें अभी पढ़ने की चीजें हैं, याद करने की चीजें, समझाएंगे हम, चिंता मत करो। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये भी पढ़ लो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस कितना बेसिक है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सब बता रहा हूँ, चिंता मत करो भी। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m इफेक्ट, -I इफेक्ट एंड -H इफेक्ट। ठीक है, जिसका इफेक्ट -m होगा, जिसका इफेक्ट -I होगा, जिसका इफेक्ट -H होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए पढ़ लो, खाली पढ़ा रहा हूँ मैं पीडीएफ को, जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं गारंटी ले रहा हूँ सब क्लियर हो जाएगा तेरा। एक आखिरी पॉइंट आता है, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक नेचर
ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम फॉर सेम पीरियड। एक पीरियड में हम पीरियड ऐसे चलते हैं ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह ऐसे होते हैं ना, ऐसे इधर की तरफ चलते हैं, तो इनमें से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ही एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा। ये भी हम नीचे डिस्कस कर रहे होंगे, बस एक बार जो मैं बता रहा हूं पढ़ लो बेटा, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम के साइज फॉर सेम ग्रुप। जब हम सेम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर ऐसी ये वाला जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये तो हम पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जब हम ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम वेलेनियम इन टेलेनियम इन सब ग्रुप में जब देखते हैं तो हम साइज के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम हो जाता है, ठीक है। ये हम तुमको सब करा रहे होंगे बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। एसिड नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के तो पता ही है तुमको, जिसका के ज्यादा होता है एसिडिक कांस्टेंट, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम लोग पढ़ते होगे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वन बाय पीके, सॉरी पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ये सब तो बहुत ही बेसिक्स हो गया। अब भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आया, कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, हम क्यों बैठे यहाँ पे, हम क्यों बैठे, अरे ये सब रब हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड करा देंगे हमको पीडीएफ में। चलो बेटा अब पढ़ते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस एम माइनस आई माइनस एच, भैया माइनस एम कौन से कंपाउंड शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं, बस एक टेबल पढ़नी है, बस एक टेबल पढ़नी है। ये तुमने सारे पॉइंट्स देख लिए, एक बार दिमाग में बिठा लिए, याद करने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं, याद करो, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ये देखो भैया प्लस एम जो इफेक्ट शो करते हैं वो ये है, माइनस एम इफेक्ट जो शो करते हैं वो ये है। अब इनमें से भी मैं तुमको इंपॉर्टेंट बता देता हूं कॉन्सेप्ट्स, उनका आइडिया ले लो कि हाँ उनको रट लो बेसिकली, ठीक है। चलो तुमको रटना है ये प्लस एम वाले रट लो। NH2 एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्लस एम शो करता है, ठीक है। OR एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, R क्या है, CH3 भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी O के साथ जो भी चीज जुड़ी है उसको हम R की तरह कह सकते हैं। OR हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लस, ये सारे प्लस एम वाले हैं, ठीक है, प्लस एम वाले। इनमें से जो इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट शो कर रहे होंगे वो मैंने नीचे लिख दिया है। एक F इंपॉर्टेंट है, Cl इंपॉर्टेंट है, Br इंपॉर्टेंट है और आयोडीन, बेसिकली FCl Br आयोडीन सारे हेलोजेंस होते हैं तुम्हारे, और एक CH3 इंपॉर्टेंट है। ये सारे तुम्हारे प्लस एम शो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक ही कंपाउंड दो चीजें भी शो कर सकता है, प्लस एम भी शो कर सकता है, माइनस भी, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस आई या प्लस आई भी शो कर सकता है। तो ये सारे तो प्लस एम वाले हो गए। अब इनमें देख लो प्लस एम में कौन कौन इंडक्टिव इफेक्ट भी शो कर रहे हैं, तो ध्यान रखना OR तुम्हारा माइनस आई भी शो कर रहा होता है, F तुम्हारे जो जितने भी हेलोजेंस होते हैं वो सारे माइनस आई शो कर रहे होते हैं, बहुत ही तगड़ा वाला आई शो कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो ये तुम समझ गए, फ्लोरीन प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, ऐसी क्लोरीन प्लस एम भी शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, तो तुम समझ गए होगे बेटा, ठीक है। बेसिकली मैंने इनका माइनस आई का ऑर्डर भी लिख दिया साथ साथ नीचे ही, तो इस टेबल में बहुत कुछ है, तुम्हें समझना है बस एक बार। ओके, एक बात का ध्यान रखना, इसमें जो CH3 आता है, ये सारे माइनस आई शो कर रहे थे, लेकिन CH3 यहाँ पे प्लस एम तो करेगा, मैंने साथ में लिख दिया एक प्लस आई भी कर रहा होता है, ठीक है। समझ गए बेटा, ये तो सिंपल सी टेबल थी, तुम्हें रटनी है बेसिकली, बहुत ईजी, सब रटते हैं, इसके रटे बिना काम नहीं होगा और बहुत आसान है रटना। देखो NH2 तो हमें पता ही है, करता ही है, OR भी हमें पता है प्लस एम करेगा, हमको ये भी सब पता लग गया, हेलोजन भी प्लस एम करते हैं, CH3 भी हमारा प्लस एम कर रहा होता है। माइनस आई कौन से कर रहे होते हैं, सारे हेलोजन और OR, ठीक है। और भैया प्लस आई प्लस एम में से कौन कुछ शो कर रहा होता है, CH3, ठीक है। ये तो हो गई हमारी प्लस एम वालों की बातें। मिट जाओ तुम भी मिट जाओ, चलो समझ गए बेटा। CH3 ये NH2 ये माइनस नहीं है, इसको जस्ट जुड़ने वाला कहते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। ये माइनस नहीं लिखा है, ये ऐसे करके जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं अपने माइनस एम इफेक्ट। अभी तक हमारी बात हो गई थी प्लस एम इफेक्ट की, अब आते हैं माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस एम में सबसे इंपॉर्टेंट NO2 ग्रुप होता है, CN ग्रुप होता है, CHO ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब COH भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। देखो माइनस एम पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो NOO, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ऐसे ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड OOR, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, C ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल O2, ठीक है, NOO2। जो जितने तो फैले हुए कंपाउंड, बड़े बड़े कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली वो क्या शो कर रहे होते हैं, तुम्हारा प्लस माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो सारे बड़े बड़े फैले हुए बॉन्ड वाले कंपाउंड है, ठीक है, सारे बड़े बड़े फैले हुए बॉन्ड वाले कंपाउंड है। देखो C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड आ गया, ये तो है ही C डबल बॉन्ड O। ये भी देखो C डबल बॉन्ड OR, इतना बड़ा कंपाउंड जिसमें भी डबल बॉन्ड OR है, ये सारे माइनस एम इफेक्ट शो कर रहे होते हैं बेटा। ये भी देखो C ट्रिपल बॉन्ड N,
NOO2 सारे बड़े बड़े हैं, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। ये देखो ये सारे तुम्हारे माइनस एम शो कर रहे होते, तुम्हें समझ भी आ गया, ठीक है। बिल्कुल भैया समझ आ गया, एकदम परफेक्टली समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। तुमको ऊपर वाले की भी ट्रिक देखनी है, ऊपर वाले की भी ट्रिक देखनी है, तो बेसिकली माइनस एम, जो माइनस एम शो प्लस एम भी शो कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, NH2 का एग्जाम्पल लेते हैं, NH2 लोन पेयर, तो जिसपे भी लोन पेयर होंगे वो रिंग के अंदर अपने डोनेट कर सकता है, इसका मतलब वो प्लस एम शो कर रहा है। इसकी देखते इस पे भी लोन पेयर है, ओ डबल बॉन्ड OR, इस पे भी लोन पेयर है, तो ये भी रिंग के अंदर डोनेट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो भी भैया प्लस एम शो कर रहे होंगे। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख जाते हैं तुमको, वो तुम्हारे प्लस एम शो कर रहे होते हैं, जिसमें तुम्हें बड़े बड़े डबल बॉन्ड हो दिख जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएगा, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तुम्हारे माइनस एम शो कर रहे होते हैं। ये एक तरीका है याद करने का, ठीक है, याद करने का क्या होता है यही। ओके बेटा, चलो बिल्कुल भैया समझ आ गया, एकदम परफेक्टली समझ आ गया। अबे देख लो जो माइनस एम वाले हैं उसमें से इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन शो करता है, करते तो बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिख दिए जिससे कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो। तो याद रखना, NO2 माइनस एम तो करता ही करता है, साथ साथ माइनस आई भी शो कर रहा होता है, CN माइनस एम तो कर रहा होता है, साथ साथ माइनस आई भी शो कर रहा होता है। बस हो गया तुम्हारा एसिडिक बेसिक नेचर, अगर तुम ये टेबल समझ गए हो गया तुम्हारा एसिडिक बेसिक नेचर मोस्टली हो गया, ठीक है। अब कुछ मैं एक देखो, ये तो सब हमारे हो गए जो हम एनालिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं चीजों को। ये कुछ एक्सेप्शन कह सकते हो या फिर कह सकते हो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई। ये है स्क्वायरिक एसिड, ठीक है, स्क्वायर बना हुआ है, सो तुम कहोगे स्क्वायरिक एसिड, ठीक है बेटा। ये है तुम्हारा स्क्वायरिक एसिड, समझने का ट्राई करो। और ये है तुम्हारा पिक्रिक एसिड। तो याद रखना ये जो स्क्वायरिक एंड पिक्रिक एसिड होते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई। लाइक ये H2SO4 के कंपैरिजन वाले होते हैं, इतने तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? देखो इसमें तो तीन तीन NO2 लगे, NO2 इन सब के इफेक्ट कौन से हैं? माइनस एम, ठीक है, देखो ना NO2 का माइनस एम बताया था, माइनस एम इफेक्ट बताया था, ठीक है, और तीन तीन और लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो भैया बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड होता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो जब भी तुम्हें कंपैरिजन करने को आ जाओ, कहीं पे पिक्रिक एसिड दिख जाए तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा पिक्रिक एसिड होगा तुम्हारा, नो मैटर व्हाट। ऐसे ही स्क्वायरिक एसिड भी बहुत ज्यादा तुम्हारा कह सकते हो एसिडिक होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने, स्क्वायरिक एंड पिक्रिक। स्ट्रक्चर मत याद करो, देख लो अभी स्क्वायर बन रहा है इसमें, तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायरिक एसिड है, अरे तीन तीन NO2 लगे, अरे पिक्रिक एसिड है, ठीक है। पिन से मैंने याद करा था इसको, पिन से मैंने याद करा था, पिन से, ठीक है। देखो पिन, पिन से याद करा था पिक्रिक एसिड, ठीक है, एन से तुम्हारा NO2 लगे हैं, ठीक है। और मैंने, और पिन से राइम होता था तीन, ठीक है, पिन से राइम तीन होता था, ऐसा कुछ रख लो, पिन से राइम हो रहा था तीन, तो भैया तीन NO2 लगे। तो बेसिकली तुमको सिर्फ समझने हैं, स्ट्रक्चर्स को रखने नहीं है, ठीक है, रखने नहीं है। इतना समझ गए, हो गई तुम्हारी, हो गया चैप्टर, ठीक है। जिसको जिसको क्वेश्चन करने हैं बस वो रुक जाए। अब आएंगे हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे ऑर्डर, बहुत ही, एक पॉइंट और याद कर लो, ठीक है, दो तीन पॉइंट और याद कर लो, वैसे तुम्हारा मोस्टली हम कवर करा चुके हैं। जिसको अब तक वीडियो समझ आया वो समझ लो, आगे के सारे क्वेश्चन कर सकता है, मेरे साथ बने रहो दोस्त, ठीक है। मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट गेन करना चाह रहा हूँ कि तुम समझ सकते हो, क्योंकि मेरे जैसा भोंदू बच्चा समझ ले रहा है सब चीजें, तुम समझ सकते हो। और ये पढ़ाने में टीचर 15-15 दिन लगा देते हैं, हमें नहीं लगाने, हमें एक ही वीडियो में अगले 50 मिनट के अंदर करना है, जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी। ओके बेटा, चलो समझ आया सबको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्न इलेक्ट्रॉन, हाँ एक और पॉइंट याद रखना, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ना, इसको याद कर लो, फिर बच्चे हम ना कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। तो याद रखना फ्लोरीन का 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इधर और उल्टी तरफ जाते देखोगे -0.5 माइनस होता रहता है। या फिर यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से 2.5 स्टार्ट करो और इस साइड जाते रहो 0.5 बढ़ाते हुए, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता है एक टेबल में अगर तुम ऐसे 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 जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ऑब्वियसली। कितनी बढ़ती है? इसकी 2.5 है तो इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 3.5 हो जाएगी, उसकी 4 हो जाएगी फ्लोरीन की। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, याद रखना, बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, सबको पता होगा, ठीक है। डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप, ये क्या हो गया, हाँ ऐसे बढ़ती है। और डाउन द ग्रुप तुम्हारी याद रखना डिक्रीज होती है। कितनी डिक्रीज होती है कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी याद रख लेना, फ्लोरीन की 4 है तो क्लोरीन की उससे 0.9 कम होती है, यानी कि 3.1 होती है। बस एक बार हल्का सा दिमाग में रख लो कि भैया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन से, ठीक है। और हमें ये पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे जब पीरियड में चलते हैं, तुमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ चलते हैं तो 0.5 हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है, देखो बढ़ रही है। बस इतना सा याद रख लो, क्योंकि आगे चल के दिक्कत नहीं होगी ना, कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जज करने को आ गई, तुम्हें पता है भैया, तुम्हें पता है बिल्कुल भैया।
एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सारे बच्चे देखो, मैं पॉइंट वाइज पढ़ा रहा हूं तुमको, मैं तुमको रेंडमली कुछ भी लाके नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको कुछ ऐसे 6 7 8 15 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो तुम एक बार जब कॉपी पे लिख लोगे, मेरे साथ क्वेश्चन कर लोगे और एक बार पीडीएफ की रीडिंग मार लोगे सेशन के बाद, तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को समझने का ट्राई करो, ना कि रटने का, ठीक है। चलो बेटा, बिल्कुल जहां पे रटना होगा मैं खुद बता दूंगा कि मैंने भी रटा, तुम भी रट लो, ठीक है। चलो, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होने देंगे हम हल्के हल्के, ठीक है। ठीक है भैया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एम इफेक्ट, ये माइनस एम नहीं है, हाँ सॉरी, ये एम नहीं है, हाँ ये एम माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस नहीं है, माइनस से मत याद करना, एम इफेक्ट ही कर लो, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं है, या तुम माइनस भी समझ लो, एक ही बात है। एम इफेक्ट, एच इफेक्ट, उसके बाद आई इफेक्ट। ताकतवर कौन होता है भैया, ताकतवर कौन होता है, हमने बता दिया, ताकतवर होता है तुम्हारा एम इफेक्ट, उसके बाद एच इफेक्ट, उसके बाद आई इफेक्ट। एच इफेक्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा होंगे उसका एफ इफेक्ट ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भैया, अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो तुम्हें एम इफेक्ट तो पता लग गया क्या होता है, आई इफेक्ट भी पता लग गया क्या होता है, पता नहीं, बेसिकली तुम्हें ये लग गया कि हाँ ये इसके पास इन कंपाउंड्स के बाद एम ऑफ आई इफेक्ट होते हैं, एम और आई इफेक्ट। एफ इफेक्ट कौन सा होता है, तो इनको कहते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा होंगे, जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे जिस कंपाउंड के बाद, उसका एसिडिक, उसका बेसिकली उसको ही हम एच इफेक्ट कहते हैं। भैया अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखो अल्फा हाइड्रोजन एक बार तुमको बता देते हैं, वैसे तो आगे पढ़ोगे, आगे अल्फा हाइड्रोजन को डिटेल में पढ़ाया गया, रिएक्शन मैकेनिज्म तुम देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, और इस पे तुम्हारा मान लो कुछ लगा है CH3, ठीक है, और यहाँ पे OH, ऐसा कुछ तुम्हारे पास है, ऐसा कुछ तुम्हारे पास है नहीं, इस OH हटा दो, कुछ यहाँ पे और लगा दो, ठीक है, यहाँ पे तुम CH2 कुछ भी R लगा दो, ठीक है, कुछ भी R लगा दो, एक H लगा दो, ठीक है, या फिर दोनों ही H लगा दो ना, क्या दिक्कत है। तुम्हें बताने हैं, इस वाले पूरे कंपाउंड के, इस पूरे कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन बेटा कौन से होते हैं, सब समझने का ट्राई करो बेटा, कुछ रटना नहीं है, बस मेरे साथ बने रह तू। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, नंबर तुमको एच इफेक्ट बता रहा हूँ, एच इफेक्ट होता क्या है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, कौन से होते हैं, ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड सी से अगले वाले कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी से अगला वाला कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो भैया यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी से अगला वाला कार्बन कौन सा, ये वाला, तो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, CH3 है, तो यानी कि अल्फा एच कितने हो गए, 3। अगर इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा सा कुछ है ये, ठीक है, अरे पूरा रब हो गया, चलो पूरे हटा देते हैं, चलो ऐसा सा है कुछ ये, CH2 सी डबल बॉन्ड सी CH2, ऐसा कुछ है ये, ठीक है, यहाँ पे CH2 ही लगा दो, 4 वैलेंसी हो गई, इसकी कितनी वैलेंसी, CH3 मान लो उसको, ठीक है, CH3 मान लो, और 1 2 3 यहाँ पे H मान लो, ठीक है। चलो ऐसे वाले हैं जैसे कि C डबल बॉन्ड C CH2, ठीक है, अगले कार्बन पे, इसके अगला कार्बन ये वाला हो गया, C डबल बॉन्ड C के अगला कार्बन ये हो गया, C डबल बॉन्ड C के अगला वाला कार्बन ये भी हो गया, तो 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा कंपाउंड हो, यहाँ पे तुम C हो, ठीक है, इस पे CH3 हो, इस पे CH3 हो, इस पे CH3 हो, ठीक है। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अब बताओ, अरे अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, वैसे मैंने डिटेल में बाद में भी पढ़ाया, अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब बताने कितनी, तो देख लो, C डबल बॉन्ड C से अगला वाला कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है, अरे भाई हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा, ये भी मिथाइल लगा, यानी कि इस पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसका जो H इफेक्ट है, H इफेक्ट कितना हो गया, 0, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है बेटा। ये बेसिकली समझ लो अल्फा हाइड्रोजन होता है एक, कह सकते हो एक कंप्लीट डेफिनेशन तो नहीं है एच इफेक्ट की, लेकिन हाँ मान सकते हो, हम ऐसे जज कर सकते हैं, ओके बेटा, ठीक है, समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए भैया। तो बस यही ध्यान रखना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका सॉरी एच इफेक्ट का यूज इतना आता नहीं है, ध्यान रखना आई और एम का, एम और आई इफेक्ट का ध्यान रखना तुमको, ठीक है। ऐसे ही तो हमने क्या देख लिया भैया, अगर हमें दिख गया कि एम इफेक्ट को ले या फिर आई इफेक्ट को ले, तो ध्यान रखना एम इफेक्ट हमारा ज्यादा पावरफुल होगा एच से और आई से, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। अब हेलोजन की अगर हम बात करें, जिसका मैंने कहा था आई इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, FClBr का आई इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, तो हेलोजन के लिए ध्यान रखना हम एम और एच दोनों से ही ऊपर को हम आई इफेक्ट रख देते हैं, तो इसमें हेलोजेंस में ऑर्डर आ जाता है आई इफेक्ट, फिर एम इफेक्ट, फिर एच इफेक्ट। फिर दिमाग की खिचड़ी हो रही है, क्या बता रहे हो, बस एक बार क्वेश्चंस पे आने दो मुझे, तुम खुद मुझे ऐसा बोलोगे क्या भैया यार तुमने ऊपर तो इतना मतलब कंफ्यूज कर दिया था, नीचे इतना क्लियर कैसे हो गया, क्योंकि ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग में रखे जाते हैं, समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, वरना तो बच्चों से कहता एम इफेक्ट सबसे ताकतवर होता है, हेलोजन के टाइम पे आई इफेक्ट सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, बस
ठीक है, तो इसको ध्यान रखो बेटा, इसको ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की बात करें, कॉन्जुगेट, हाँ एक आखिरी पॉइंट, और आखिरी पॉइंट तुम लोग पूछ रहे हो भैया ये वाला हमने पॉइंट पढ़ा था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैंने बोला था सबके एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है मैंने, तो तुम लोग अगर ठंड रखते हो तो समझ जाते। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है भैया, तो कॉन्जुगेट बेस देख लो क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया है कॉन्जुगेट बेस इज द कंपाउंड, कॉन्जुगेट बेस इज द कंपाउंड लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग H फ्रॉम द एसिड। एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड OH का कॉन्जुगेट बेस हमें बनाना है तो एक H निकाल दो। H कौन सा निकालना है, ये वाला H में निकाल देना, जो C से जुड़ा हुआ H है वो H हम निकाल देंगे, तो ये तुम्हारा माइनस साइन लग के आ जाएगा, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ SCOOH। बेसिकली एक H निकाल दो, तुम्हारा एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, तुम्हारा एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। समझ गए? अब आ जाओ, बस हो गया तुम्हारा, खत्म, दैट्स इट। अब तुम अपने क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब जितना भी थ्योरी हम लेंगे बेटा वो सारी क्वेश्चंस पे ले रहे होंगे, क्वेश्चंस पे ले रहे होंगे। तुम्हारे एसिडिक नेचर तुम्हें देखना आ गया। जो तुम्हारा बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर की थ्योरी जो होती है वो बिल्कुल ही सिंपल है। बेसिक नेचर की थ्योरी सेम टू सेम है, सेम टू सेम बेसिक नेचर की थ्योरी है। देखो बस सब में उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, सब में उल्टा हो जा रहा है। देखो सब उल्टा हो गया, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम था, इसमें प्लस एम प्लस एस प्लस आई आ गया, तो सब उल्टा हो गया। इसके भी कुछ क्वेश्चन है, सिंपल है। बेसिक नेचर तुम ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब तुम्हारा एसिडिक नेचर हो गया तो। ठीक है बेटा, अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आओ, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन तुम्हें बताना है एसिडिक ऑर्डर ऑफ दीज 4 कंपाउंड्स। बताओ, तुमको दिखा देता हूं मैं। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन ट्राई करो, पांचवा भी है क्या? नहीं, ठीक है, बाकी वो तो एक्सेप्शन है, वो बता दूंगा मैं। ठीक है, ये चार क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा, बिल्कुल ट्राई करो। और बताओ मुझे एसिडिक ऑर्डर बताना है तुम्हें इन सबका, बताओ। होपफुली तुमने ट्राई करा होगा। पानी ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हो सकता है तुमने ट्राई करा होगा, अगर नहीं करा तो भाई प्लीज स्ट्रीम को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ट्राई करोगे तभी मजा आएगा, वरना मेरा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें स्पून फीड नहीं कर रहा मैं, आखिरी का टाइम चल रहा है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, जिन बच्चों ने ट्राई करा है उनके लिए बताते हैं, फिर भी अपना आंसर चेक कर लेना, बहुत इजी है। HF, HCl, HBr, HI में हमें बताना है। तो हमने क्या देखा था बेटा, हमने क्या देखा था, FCl, Br, I कौन है, अलग अलग ग्रुप के हैं, देख रहे हो ना, FCl, Br, I अगर तुमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो ये पूरा एक ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप कहते हैं इसको। तो हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, हेलोजन में क्या अलग अलग जब ग्रुप, मतलब सेम ही ग्रुप के अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो भैया डायरेक्ट जो एसिडिक ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज आ जाता है। हमने बताया था, देखो एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम लिखा था हमने, वो मिट गया एक्चुअली, हमने रब कर दिया गलती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज आ जाता है फॉर सेम ग्रुप। ठीक है, तुमने देखोगे मैंने यहाँ लिखा था, वो इरेजर से मिट गया। ठीक है, चलो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के उसमें लगा दो। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है भैया, लो लगा देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सबसे बड़ा किसका साइज होगा, ऑब्वियसली आयोडीन का होगा, ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होती है, इतना तो तुमको पता होगा यार। ठीक है यार, ये तो मत कहना कि आयोडीन का साइज बड़ा क्यों होगा भैया, Br से या Cl से, ये तो होता है। तो एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो सबसे ज्यादा इसका हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये तुम्हारा ऑर्डर आ गया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलो इजी, वेरी इजी, इजी है भाई, बेसिक्स करा रहे हैं तुम। चलो थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन में देखो, ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड है, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है और तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें तुम्हें एसिडिक ऑर्डर बताना है। बताओ बेटा, ठीक है बताओ। ठीक है, ट्राई किया होगा तुमने। ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 है। ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब sp2 है, और ट्रिपल बॉन्ड है मतलब sp है। ठीक है, तुमको पता है जिसमें एस कैरेक्टर, सॉरी क्या कह दिया, जिसमें पी कैरेक्टर, जिसमें जितना पी कैरेक्टर होगा, जिसमें जितना पी कैरेक्टर होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, वो उतना ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इसमें पी कैरेक्टर बहुत है, इसमें पी कैरेक्टर थोड़ा कम है, इसमें पी कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो तुमने यार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि भैया sp, सॉरी ये तो मिटा नहीं था, अरे sp3, sp2 और sp में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, sp। कितना होता है मैं देख लेता हूँ, वैल्यू एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है। ठीक है, अभी देख के बताते हो तो तुम्हें, मैंने लिखी हुई है तुम लोग के नोट्स बनाने से पहले। एक मिनट। ठीक है, 3.25, 2.75 और 2.5। ठीक है बच्चों, याद रखना अगर तुम याद रख सकते हो तो 3.25 होती है C ट्रिपल बॉन्ड C की, C ट्रिपल बॉन्ड C यानी कि sp की, और डबल बॉन्ड की कितनी होती है 2.75। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है 2.5।
ठीक है। तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही ज्यादा क्या हो गया, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो गया। देखो ये भी मैंने पॉइंट लिख रखा है, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है बेटा, ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये लगा दो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इसमें। इसको अगर ए माने, इसको हम बी माने, इसको हम सी माने, तो सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, एसपी बॉन्डिंग है उसमें, तो सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। सिंपल याद रखना था बस कि भैया sp3 जो होते हैं वो सबसे कम एसिड, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सी डबल बॉन्ड सी की। पता है तो सबको पता है, sp बॉन्डिंग होती है इसमें, तो इसमें p करेक्टर कम होता है, दैट्स व्हाई इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, चलो सिंपल। अब आते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन, अब थोड़े से ठीक क्वेश्चन है, अच्छे भी नहीं है, ट्राई करा होगा तुम्हें तो समझ आएगा। ठीक है, चलो बेटा, ये तुमको एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। ठीक है, तुम्हें बताना है भैया, ये बताओ इनमें एसिडिक कौन है। तो मैंने क्या बोला था, तो तुमको कुछ नहीं समझ आया बेटा, तुमको कुछ नहीं समझ आया, तुमको क्या बनाना है, कंजुगेट बेस। देखो ठीक है, इसका कंजुगेट बनाओ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, कहाँ गया। ठीक है, एक एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो एक बार इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देख लो यार। अगर हमको बोला गया है कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेट बेस, तो क्यों ना हम एक बार इसका कॉन्जुगेट बेस बना के देखते हैं ना, है बना के देखते हैं। चलो भैया ये एस तीनों में से रिमूव कर दो, कर देते हैं भैया रिमूव, ऊपर ही कर देते हैं, क्वेश्चन में ही कर देते हैं। हटाओ, एस रिमूव करना था, माइनस साइन लगाना था, लो बन गया कॉन्जुगेट बेस। हमने ऊपर बताया कैसे कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, भूलो मत बेटा। एच हटा देते हैं एसिड से, माइनस लगा देते हैं, तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। अब हमने क्या था, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक वो होगा। क्यों होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो कोई एसिड है CH3COOH, ठीक है, अगर ये H देने के बाद यानी कि इसमें से एक H चला गया, H देने के बाद CH3COO माइनस बना लेता है और बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि भैया इस वाले एसिड की फॉर्म ये ज्यादा स्टेबल है, इस वाले एसिड की ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अगर एसिड की ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो भैया वो क्या कर, ये एसिड क्या करेगा, अपना H देना चाहेगा रिएक्शन में कि भैया जल्दी से दे दूं मैं और जल्दी से कॉन्जुगेट बेस बना लूं, CH3COO माइनस बना लूं। यानी कि अपना H फेंकना चाह रहा है बहुत स्पीड में। ठीक है, फेंकना चाह रहा है। अगर ये अपना H फेंकना चाह रहा है तो यानी कि H दूसरे ले लेंगे, और जब H दूसरे ले रहे हैं यानी कि H कहां से आ रहा है, इस एसिड से आ रहा है। तो अगर ये एसिड अपना H फेंकना चाह रहा है यानी कि ये एसिडिक है। एसिड क्या होते हैं, जो अपना H स्पीड में दे देते हैं, H अपना स्पीड में दे देते हैं, हाइड्रोजन बहुत जल्दी दे देते हैं दूसरे कंपाउंड्स को। तो अगर ये अपना H फेंकना चाह रहा है और कॉन्जुगेट बेस बनाना चाह रहा है, यानी कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनाना चाह रहा है, बन जा रहा है उसका बनने पे, तो बेसिकली वो ज्यादा एसिडिक है। ये एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है। ठीक है, कंसेप्ट भी तुमने देख लिया। अब देख लो कॉन्जुगेट बेस किसका ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस जो चार्ज है, समझने का ट्राई करना बेटा, कुछ रटना नहीं है, मैं सब समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसका माइनस चार्ज और इसका माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज रेजोनेंस में है। ठीक है, रेजोनेंस में तीनों का ही माइनस चार्ज रेजोनेंस में। रेजोनेंस मतलब देखो रेजोनेंस कैसे पहचानते हैं, देखो अगर तुम्हारे पास ये है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C और ये नेगेटिव चार्ज है, तो हम क्या कहेंगे, पाई सिग्मा के बाद जो होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या लोन पेयर, वो तुम्हारे रेजोनेंस में, ये इस वाले डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का क्या मतलब है, रेजोनेट करा दो इसको, क्या होगा, डबल बॉन्ड C यहाँ जाएगा, ये इधर टूटेगा, ठीक है, और ये इस पे टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड C और ये नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम रेजोनेंस कराना कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तुमको क्या दिखे, तुमको अगर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज दिख जाए तुमको, तो समझ लेना बेटा ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कंपाउंड में नाचता रहता है। ठीक है, नाचता रहता है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्ड पे डाल देगा। बॉन्ड का मतलब इस वाले C को दे देगा और इस वाले C के बीच में शेयर करवा देगा, तो उससे क्या होगा ना, इनका डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब इस पे डबल बॉन्ड बन गया, इसको देखोगे इस पे डबल बॉन्ड बन गया, तो इसको क्या लगेगा, मैं भी इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दूं और यहाँ पे शिफ्ट होके माइनस चार्ज लगा दूं। ठीक है, तो अगर इस पे माइनस चार्ज आया तो नेगेटिव चार्ज हट गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेट करते रहते हैं। ठीक है, इससे ये बन जाता है, फिर इससे ये बन जाता है, इससे बन जाता है, ऐसे करके रेजोनेंस में रहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये तो हमारे रेजोनेंस की कहानी हो गई। ओके,
अब देख लो, जो जितना ज्यादा रेजोनेंस में होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, इस डायरेक्टली प्रपोज, ठीक है, जितना ज्यादा रेजोनेंस में होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो माइनस चार्ज देख लो किस में सबसे ज्यादा रेजोनेंस में है, क्या इसके साथ रेजोनेंस में है, क्या इसके साथ ज्यादा या फिर इसके साथ। तो देखोगे, तुम जब देखोगे ध्यान से देखोगे बेटा, तुम जब ध्यान से देखोगे कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में है, यानी कि ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस में है, ठीक है, बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका इसका देखोगे, ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में और ये डबल बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में, इसके बाद कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके साथ रेजोनेंस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे खाली दो डबल बॉन्ड है, तो थोड़ा सा कम रेजोनेंस है इससे। और इसकी अगर बात करोगे तो ये सिंगल बॉन्ड, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज एक के साथ ही रेजोनेंस में, दूसरा तो आया ही नहीं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके आएंगे, सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग कौन होगा, ये वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ गए बेटा, बेसिकली डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सॉरी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, डबल बॉन्ड सी, ये दोनों डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में होंगे। मैंने क्या बोला था तुमको क्या होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो भी चीज आएगी सी के ऊपर वो अगर है, मान लो इस पे डबल बॉन्ड है तो ये दोनों रेजोनेंस में हो गए, अगर इस पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये और ये रेजोनेंस में हो गए, अगर इस पे अरे पूरे हट गया, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव रेजोनेंस में हो गए। बेसिकली एक सिग्मा के बाद जो भी चीज होती है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड के बाद जो भी होता है उसको हम रेजोनेंस में कहते हैं, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है तो उसका क्या मतलब है, वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो भैया उसको हम स्टेबल नहीं कहेंगे, ये बहुत ही बेसिक हो गया, रेजोनेंस का ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें। तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जितना ज्यादा है, देखो इसके साथ ये रेजोनेंस में, फिर डबल बॉन्ड इसके साथ आ गया, फिर सिग्मा बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड है तो ये भी रेजोनेंस में है, इसका मतलब है पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग है, ठीक है। चलो, तो इसमें दो ही है इसलिए कम रेजोनेंस है, और इसके बाद एक ही है, इसके बाद कम रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा ये हो गया। इसको अगर ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो गया। अब जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एबीसी इसका एसिडिक ऑर्डर हो गया। अगर समझ नहीं आया तो वापस एक बार वीडियो को रिवाइंड कर लेना। इसका कॉन्जुगेट बेस ये आया था, ये मोस्ट स्टेबल है, इस मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस से, यानी कि इसका एसिड मोस्ट एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। क्यों बेस कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है। इतना से याद रखो, ज्यादा नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन अगर तुम समझ गए रेजोनेंस के बेसिस पे, बेसिकली हमने क्या बताया था, ठीक है, स्टेबिलिटी is directly proportional to resonance, ठीक है। एंड और एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये था बेसिकली जो मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अब रेजोनेंस जिसमें ज्यादा होता है, जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ज्यादा होता है, यानी कि उसमें तीन डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेट हो रहे थे, प्लस एक सी माइनस भी चार्ज रेजोनेट हो रहा था, इसलिए सबसे ज्यादा था। बेसिकली हल्का समझने का ट्राई करो, ज्यादा तुम्हें दिमाग अपना खपाना नहीं है, ठीक है, ज्यादा दिमाग खपाना नहीं है। चलो बेटा जल्दी करते हैं, जल्दी कवर करते हैं। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करो बेटा, जल्दी ट्राई करो। OHCH3, OHBr और OH है तुम्हारे पास, ठीक है। CH3 यहाँ लगा है, Br यहाँ लगा है। चलो ट्राई क्या होगा तुमने, देखो सबके वाले ग्रुप तो सेम है तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, तो सबके सेम है। अब बेसिकली हमें इसमें देखना है, ठीक है। CH3 का क्या होता है इफेक्ट, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई होता है, ठीक है, प्लस एम होता है, प्लस आई होता है। Br का कौन सा इफेक्ट होता है, ध्यान रखना हमने क्या बोला था, हेलोजेंस में आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम इफेक्ट बहुत कम डोमिनेटिंग होता है। दिखाते तुमको, कहां बताया था हमने, देखो आई इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, प्लस एम बहुत कम डोमिनेटिंग होता है फॉर हेलोजेंस, ठीक है। याद रखा तुमने अगर ये बात, यहाँ लिख देते हैं। इसमें प्लस एम तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम होगा, इसमें खाली लगेगा तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट हमने तुमको वो भी बताया, हेलोजेंस, ये हेलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस एम इनका इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर भी हल्का सा लग जाएगा, ठीक है, फिर भी हल्का सा लग जाएगा इसमें प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट हल्का सा मान सकते हो, जो लग जाएगा, लेकिन डोमिनेटिंग इनका आई इफेक्ट ही होगा, और इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई ग्रुप ही नहीं लगा, तो इसका तो हो गया नो इफेक्ट,
ठीक है। तो अगर हमें इसमें एसिडिक ऑर्डर का ऑर्डर बताना है, एसिडिक ऑर्डर का क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम एंड माइनस एच, ठीक है। एच तो इतना कंसिडर हम करेंगे नहीं, माइनस एम और माइनस आई की वैल्यू देख लो। माइनस एम किस में ज्यादा है बेटा, माइनस एम तो किसी में है ही नहीं, इसमें भी प्लस एम है, इसमें भी प्लस आई है, इसमें प्लस एम है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई। माइनस आई दिख गया बेटा तुमको, माइनस आई तुम्हें इसमें दिख गया, तो देखोगे भैया एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, सेकंड वाला, यानी कि बी सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद इसमें तो प्लस एम है, यानी कि इसके अंदर तो एसिडिक नेचर बहुत ही कम होगा क्योंकि भैया, और इसमें तो जीरो है यानी कि कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो बी के बाद हमारा आएगा सी, उसके बाद आएगा ए। समझ आया, बिल्कुल समझ आया, बिल्कुल भैया समझ आया। देखो फिर से बता देते हैं अगर नहीं समझ आया हल्का भी तो, ठीक है। चलो हमने क्या बोला था, इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, उसमें दोनों ही प्लस एम लग रहे हैं, तो भैया ये तो एसिडिटी को घटा देंगे यार, एसिडिटी को घटा देंगे। हमने क्या देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई एसिडिक ऑर्डर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस आई, तो प्लस एम प्लस आई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एसिडिटी और घटा रहा है भाई, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप CH3 तो एसिडिटी घटा रहा है इस कंपाउंड की, क्योंकि इसमें दोनों प्लस वाले इफेक्ट लग रहे हैं। Br क्या कर रहा है, अपना माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, एसिडिटी बढ़ा रहा है, और भैया इसमें तो कोई इफेक्ट, कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसका तो नो इफेक्ट है। तो अगर हम इसकी एसिडिटी को x माने तो इसकी x से थोड़ी सी कम होगी, और इसकी x से बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा कम होगी, क्योंकि इसमें तो उल्टा इफेक्ट प्लस वाले लगे होंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो थोड़ी तो ज्यादा होगी इससे, ठीक है। इसलिए हमने ऑर्डर क्या बताया इसका, बी सी और ए में कंफ्यूज मत होना, इसमें क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट है, तो इसकी अगर एसिडिटी 0 माने तो इसकी -1 के आसपास होगी, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, और इसकी +1 के आसपास होगी, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं हम, भैया होते क्या है ये देख लेना। ये एक मैंने पूरा चैप्टर का क्रक्स लिख दिया यहाँ पे, अगर तुमको ये सब समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे खुद को ले जाना चाह रहे हो तो कुछ एक्सेप्शन है वो याद कर लो, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये रहे। एग्जाम्पल, पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन, तीसरा एक्सेप्शन, बस तुमको ये 3 एक्सेप्शन याद कर रहे हैं, तुम्हारी पूरी एसिडिक नेचर कवर हो जाएगा, बिल्कुल पूरा कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल पूरा एसिडिक नेचर तुम्हारा कवर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम है ना, हम बैठे तो यहाँ पे, तुमने जितना ऊपर का बता दिया मैंने, रेजोनेंस और तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, कैसे इनके क्वेश्चन हमने देख लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिक ऑर्डर सब देख लिया, कॉन्जुगेट बेस वगैरह, वो बहुत है। लेकिन थोड़ा सा अगर एडवांस टच लेना चाहते हो तो एडवांस टच यहाँ से आएगा, बेसिकली लोग इसको समझते हैं अच्छे से, हमने इसको पूरा कंक्लूड करके तुमको यहीं पर ही बता दिया, ठीक है। पहला आता है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन है तुम्हारा, कैसे एक्सेप्शन है, OCS3 और यहाँ पे तो कोई OCS3 नहीं है। अगर हम तुमसे पूछे इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर बताओ, उनका एसिडिक ऑर्डर बताओ, तो तुम क्या करोगे भैया, OCS3 यानी कि प्लस एम इफेक्ट, अच्छा बेटा, ये वाला OCS3 यानी कि भैया यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट, ये वाला OCS3 यानी कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ तो कोई OCS3 नहीं है, नो इफेक्ट लिख देंगे, नो इफेक्ट लग रहा है। लेकिन हम कंपेयर कैसे करेंगे भैया, कि भैया कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, समझ नहीं आ रहा भैया कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना, यूजुअली ठीक है, पैरा पे जो होता है, ठीक है, इन 3 पोजीशन को ऑर्थो पैरा मेटा कहते हैं, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। मान लो ये कोई ग्रुप लगाया तुम्हारा, यहाँ पे OS लगाया क्या ऊपर, हाँ इसी एग्जांपल लेते हैं, OS लगाया यहाँ पे ग्रुप, ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन होंगी, यार रिंग इतनी गंदी क्यों बना देता हूँ मैं रिंग थोड़ी अच्छी सी बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है, OH यहाँ पे लगा है, तो ये वाला जो पोजीशन होगा इसको हम कहेंगे ऑर्थो, ओम प्रकाश याद रख लेना, ओम प्रकाश से याद रख लेना, ठीक है। ऑर्थो, ये वाली पोजीशन हो गई मेटा, और ये वाली पोजीशन हो गई पैरा, ठीक है, ऐसी ये वाली ऑर्थो, ये वाली मेटा, और पैरा तो एक ही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी ग्रुप्स पैरा पे होते हैं और ऑर्थो पे होते हैं, वो देखो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, जो भी ग्रुप्स ऑर्थो पे होते हैं और पैरा पोजीशन पे होते हैं, वो अच्छे एसिडिक, मतलब वो अच्छे एसिडिक होते हैं, ठीक है, अच्छे ज्यादा एसिडिक होते हैं। और जो मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ध्यान रखना, एम मेटा पोजीशन पे जो भी होता ग्रुप लगा है वो अपना प्लस एम भूल जाएगा, ठीक है, वो अपना प्लस एम
भूल जाएगा कि भैया मेरे अंदर कुछ प्लस एम भी लगता था, लेकिन भैया आई इफेक्ट तो लगेगा उसमें, लेकिन उसमें आई इफेक्ट तो लगता रहेगा, फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो, ऊपर वाले एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल से बेसिकली याद रखना, मेटा पोजीशन पे जो भी चीज लगी होती है वो अपना प्लस एम इफेक्ट भूल जाती है। भैया मेरे को प्लस एम इफेक्ट भूल गया मैं, ठीक है, ठीक है, चलो। ओसीएस प्लस एम क्या माइनस एम भी तुम देख सकते हो, एम इफेक्ट बेसिकली भूल जाती है, प्लस एम नहीं एम इफेक्ट, जो भी ग्रुप लगा है अपना इंडक्टिव सॉरी एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं इसको, वो भूल जाता है। देखो ठीक है, ओके, तो भैया इन सब में प्लस एम लग रहा है, और ये कौन सी पोजीशन है, और तो मेटा पोजीशन हमको दिख गई। मेटा पोजीशन पे अगर ओसीएसटी लगा यानी कि वो अपना प्लस एम इफेक्ट भूल जाएगा, अपना प्लस एम इफेक्ट भूल जाएगा। ओके भैया, यहाँ पे जो एम लगा है, यहाँ पे जो एम लगा है वो अपना प्लस एम इफेक्ट याद रखिएगा, और यहाँ वाला प्लस एम इफेक्ट अपना याद रखिएगा, उसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो हम तीनों को नीचे उतार लेते हैं और इनका एसिडिक ऑर्डर कंपेयर कर देते। लाओ भैया अभी उठा के कंपेयर कर दे। भाई समझने का ट्राई करो बेटा, थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग 25 दिन में कराते हैं, तुम 1 घंटे में समझना चाह रहे हो, इजिली समझ भी सकते हो, थोड़ा सा फोकस रखोगे। ओ एच, ठीक है, ओ एच ओ सी एस थ्री, ठीक है बेटा, और तुम्हारा एक है ये ओ एच ओ सी एस थ्री, और वो अगला वाला तो नो इफेक्ट वाला है, उसको हम लिख ही नहीं रहे, ठीक है, लिख ही नहीं रहे, ओ सी एस थ्री। ठीक है, चलो बेटा, ये थे हमारे ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन, और ये ऑर्थो पोजीशन। ठीक है भैया, बिल्कुल भैया हम समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब देख लो, यहाँ पे प्लस एम नहीं, यहाँ पे प्लस एम लगेगा, यहाँ पे प्लस एम नहीं लगेगा, प्लस एम नहीं लगेगा, यहाँ पे भी प्लस एम लगेगा। ठीक है, और प्लस ओ सी एस थ्री और कौन सा इफेक्ट शो करता है, हमने तुमको बताया था आई इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ गया उसका, इंडक्टेड इफेक्ट ऑफ ओ सी एस थ्री। ठीक है, ये रहा ओ सी एस थ्री, ओ सी एस थ्री, ये रहा देखो, साथ साथ ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है, ओ आर मतलब वही ओ सी एस थ्री ही है। ठीक है, साथ साथ अपना माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है बेटा ये, तो हमको यहाँ पे माइनस आई भी लिख देना है। लाओ भैया, और कौन सा इफेक्ट शो करता है ओ सी एस थ्री, आ जाओ, कहाँ गए, हाँ, साथ साथ माइनस आई भी शो करेगा, तो ये और ये तो माइनस आई तो शो करेगा, क्योंकि एम ही भूलता है खाली, अपना इंडक्टिव इफेक्ट नहीं भूलता है, और ये भी माइनस आई शो करेगा। ठीक है, अब याद रखना डिस्टेंस के साथ माइनस आई कम होता रहता है, माइनस आई इफेक्ट कम होता है, तो ये यहाँ से कम डिस्टेंस पे है तो इसका माइनस आई बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका माइनस आई थोड़ा और कम होगा, अगर इस पे 3 डंडे लगाए तो इस पे 2 डंडे लगाएंगे, उसका माइनस आई और कम होगा, सबसे कम माइनस आई इसका होगा, उसके बाद इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा माइनस आई वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। ठीक है, हमने बोला था एसिडिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई प्लस एम। ठीक है, सॉरी माइनस आई माइनस एम, माइनस आई माइनस एम। ठीक है, तो बेटा तुमको क्या दिख रहा है, फिर से साफ साफ लिख देते हैं, सारे इफेक्ट्स लिख देते हैं। बेसिकली हम समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, इफेक्ट्स हम सीधा कर सकते हैं, सीधा आंसर दे सकते हैं इसका। सारे इफेक्ट लिख दो, सारे इफेक्ट यहाँ पे लिख दो। ये सी एस थ्री है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट है भैया, इसका है प्लस एम इफेक्ट लग रहा है, बस इसमें माइनस आई भी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या है भैया, इसमें तुम्हारा प्लस एम लग रहा है, साथ साथ माइनस आई, सॉरी प्लस एम नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें माइनस आई लग रहा है काफी, इससे कम लग रहा है, इस वाले से कम लग रहा है, लेकिन लग रहा है फिर भी। ठीक है, इसमें तो माइनस आई लग ही नहीं रहा है भैया, बहुत ही कम माइनस आई लग रहा है, बिल्कुल जरा सा, क्योंकि बहुत दूर है, ओएस से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई। ठीक है, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, इसमें प्लस एम तो लग ही रहा है। ठीक है, और हमने क्या बोला था भैया, आई और अगर एम में कंपेयर करें, आई इफेक्ट और एम में कंपेयर करें नॉर्मल कंपाउंड्स में, तो एम इफेक्ट होता है बेटा, वो डोमिनेटिंग होता है। कहां बताया था भैया, वो भी बता रखा है, सब मैंने लिख रखा है बेटा, इन 4-5 पॉइंट को याद रखोगे, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे समझ जाओगे। एम इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, सबसे कम होता है आई इफेक्ट, और हेलोजन के लिए आई इफेक्ट ज्यादा होता है, ध्यान रखना। तो हम एम इफेक्ट के बेसिस पे करेंगे, ना कि आई इफेक्ट के बेसिस पे। हम क्या करेंगे, एम इफेक्ट के बेसिस में निकालेंगे, और जब एम इफेक्ट बराबर होंगे उसके बाद आई देखेंगे। ठीक है, चलो बिल्कुल, तो यानी कि हम देख ले एम इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें तो एम इफेक्ट है ही नहीं, तो ये तो भैया इन सबसे कम एसिडिक हो गया, इन सबसे ही, सॉरी इसमें एम इफेक्ट है ही नहीं, लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट है। तो हमने क्या पूछा था, एसिडिक ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम इफेक्ट। इसमें प्लस एम नहीं है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इसमें प्लस एम है ही नहीं, तो यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट पे बेसिस पे जज किया जाएगा, प्लस एम तो इसमें है ही नहीं, सबसे ज्यादा एसिडिक तुम्हारा यही हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक यही हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इनमें है ही नहीं, इसमें प्लस एम है, और प्लस एम डोमिनेटिंग होता है, तो भैया हम उसके बेसिस पे जज करेंगे, और उसके बेसिस पे अगर हमने जज करा तो हमने देखा
कि ये सबसे ज्यादा एसिडिक आ गया। अब बारी आती इसमें कंपेयर करने की और इसमें कंपेयर करने की। ध्यान से देखना बेटा, दोनों का प्लस एम बराबर है, दोनों का प्लस एम बराबर है, तो हम जज करेंगे माइनस आई के बेसिस पे, माइनस आई के बेसिस पे। ध्यान रखना माइनस आई इफेक्ट इसमें सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसमें है, क्योंकि देखो ना ये पास है इसके, तो माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा हो गया, यानी कि ए ज्यादा हो गया एसिडिक किससे, सी से। ए ज्यादा हो गया सी से, सी हमारे वाला कंपाउंड है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इन सब में, बी वाला कंपाउंड। बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी, ये हमारा ऑर्डर आ गया। बिल्कुल समझ गए होगे मेरे ख्याल से, अच्छे समझ गए होगे, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होगे। ये इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, भूलना मत इसको, बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी मैंने बताया रिमाइंड करके देख लो अगर थोड़ी सी दिक्कत हुई है समझने में, ठीक है। ओके भैया, ओके भैया, COCH3 यहाँ पे था, ये आ गया। अगर हम इसको ए मान ले, इसको हम बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है, तो भैया इसमें प्लस एम इफेक्ट था और माइनस आई इफेक्ट था सबसे ज्यादा, ठीक है। इसमें तुम्हारा प्लस एम तो था ही नहीं, लेकिन माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा था। इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत ही कम था तुम्हारा, माइनस आई इफेक्ट क्योंकि सबसे ज्यादा दूर हो गया, बहुत कम था, लेकिन हाँ प्लस एम था इसमें, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट है और प्लस एम है ही नहीं इसमें। इन दोनों में प्लस एम है, तो प्लस एम तो उनका क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एसिडिटी को, ठीक है। तो ये दोनों तो इससे कम हो गए। अब बात आती है भैया इसमें और इसमें कैसे कंपेयर करें। इसमें हम माइनस आई के बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि दोनों के प्लस एम बराबर है। उस प्लस एम को देखते हैं, उसके बाद माइनस आई को देखेंगे। तो इसमें माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो हमें पता है एसिडिक ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, तो बी के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, ये बताओ, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका नो इफेक्ट आएगा, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अगर हम ए बी सी डी मान ले इसको, ए बी सी डी, तो इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। उसमें प्लस एम इफेक्ट थे, इसमें और इसमें प्लस एम इफेक्ट थे, तो ये इन दोनों से ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें प्लस एम नहीं है, इसमें ना कि माइनस एम है, ना इसमें माइनस आई, ना कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये उस दोनों से ज्यादा होगा, लेकिन माइनस आई से कम होगा, ठीक है। तो अगर हम फाइनल ऑर्डर लिखें, फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया हमारा, सी, उसके बाद डी, उसके बाद आ गया हमारा ए, उसके बाद आ गया हमारा बी। ये फाइनल ऑर्डर हो गया। जिसको समझ आया वो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, जिसको नहीं समझ आया वो बेसिकली फिर से जाके देख लो, फिर से देख लो हमने क्या करा है। एम डोमिनेटिंग इफेक्ट लिया है एक पॉइंट, और हमने देखा है मेटा पोजीशन पे जो होते हैं वो एम इफेक्ट अपना भूल जाते हैं, दूसरा पॉइंट। और हमने क्या करा है, एसिडिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एम। ये हमने तीन चीजें यहाँ देखी हैं, एक एक करके देख लेना अगर फिर से समझना है तो। बेसिक नेचर और बेसिस पे आ जाते हैं, ये हमारे हो गए। हाँ, दो एक्सेप्शंस और हैं, दो एक्सेप्शन और है, तुम याद करना चाहो याद कर लो। मेरे ख्याल से इतना मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। जितना मैंने बता दिया वो मोर देन सफिशिएंट है बेटा, ठीक है। फिर भी अगर तुम याद करना चाहो याद कर सकते हो। ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं, CHO NO2 OCO CH3 अगर OH के साथ लगे हुए हैं, ठीक है, और सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं, और अगर यही ग्रुप पैरा पोजीशन पे लगे हैं, तो तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो पैरा पोजीशन वाले हैं वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं ऑर्थो वाले से। ये एक एक्सेप्शन होता है, इसको हम कौन सा एक्सेप्शन कहते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो H होता है कि इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अगर ये H इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो ये निकलना नहीं चाहता है इस कंपाउंड से। अगर ये H निकलना नहीं चाह रहा है इस कंपाउंड से, तो बेसिकली अपना H देना भी नहीं चाह रहा है, और अगर ये H अपना देना नहीं चाह रहा है तो बेसिकली वो कम एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और इस पैरा पोजीशन पे क्या होता है, ये जो तीन ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो ग्रुप्स होते हैं ये स्लैश लगा है, यानी कि इनमें से कोई भी एक ग्रुप अगर लगा है तो उसका ये मतलब होगा ना कि ये दूर है, ठीक है, ये इस वाले ग्रुप से बहुत दूर है। तो इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पा रहे हैं इसके H के साथ, ये ग्रुप्स इसके H के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, एंड अगर होगी नहीं तो ये H फ्री है, ये H फ्री है, कभी भी रिएक्शन में पार्ट ले सकता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ये, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमको OH दिख जाए कहीं भी, तुमको अगर यहाँ पे कहीं भी OH दिख जाए, ठीक है, OH दिख जाए और ये वाले ग्रुप्स दिख जाए, तो समझ लेना ऑर्थो पोजीशन में इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत कम एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है। पैरा वाले बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है, तो इतनी दूर से थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये दोनों पास होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं इसको। समझ गए, बिल्कुल भैया समझ गए, ओके। चलो एक और एक्सेप्शन आता है, उसको भी देख लो। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ध्यान रखना अगर C डबल बॉन्ड OH
और सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, ऊपर तो ओ एच ग्रुप था, फिनॉल ग्रुप था, अगर सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है, उसके केस में एकदम ही उल्टा हो जाता है, एकदम ही उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है? सी डबल बॉन्ड ओ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली बात तो नहीं करता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर मत लगा देना, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कोई भी ग्रुप लगाओ, दुनिया का जो भी जहान का ग्रुप लगाओ, ध्यान रखना अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे है और अगर मेटा पोजीशन पे है और पैरा पोजीशन पे या फिर है ही नहीं, तो समझ लेना ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये ध्यान रखना, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या बोला मैंने? दोनों एक्सेप्शन को अगर कंक्लूड करें, तो दोनों एक्सेप्शन को अगर कंक्लूड करें, ठीक है, ठीक है, दोनों सेक्शन को कंक्लूड करें, तो भैया अगर तुम्हारे साथ ओ OH लगा है यहाँ पे, ओ OH के साथ अगर ऑर्थो, ये जो मैंने 3 ग्रुप बताया था तुमको, नाम भूल गया मैं, NO2 करके ऐसे करके कुछ थे, NO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ओ OH के साथ NO2 साथ में लगा है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से H हमारा निकल नहीं पाएगा, H हमारा निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए वो कम एसिडिक हो गया, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक नेचर उसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक और कंपाउंड है COOH, उसकी पोजीशन पे अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनकी नहीं होती है, COOH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये एक्सेप्शन 2 है। अगर तुमने दोनों एक्सेप्शन याद कर लिए, तो समझ लो तुम्हारा एसिडिक नेचर खत्म हो गया, एडवांस लेवल तक का पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, एडवांस लेवल तक का मैंने पढ़ा दिया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। चलो, यही था हमारा सेशन, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, ये तीन एक्सेप्शन याद कर लेना, पूरी वीडियो में दे दूंगा होते क्या है, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा था, एम पे जो भी होता है वो अपना एम इफेक्ट भूल जाता है, मेटा पे जो भी होता है वो अपना एम इफेक्ट भूल जाता है, ध्यान रखना बेटा, तीनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब जाते हैं बेसिक नेचर। अब तक हमने बात की थी एसिडिक नेचर की, अब आते हैं बेसिक नेचर, एकदम इसका उल्टा होता है। बेसिक नेचर जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ऊपर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं सॉरी, एसिड है, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड, बेस का तो एसिड बनेगा ना, तो यहाँ पे एसिड लिखो, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो हमने एसिड की बात कर लिया, एसिडिक नेचर देख लिया कि भैया इसके प्रोपोर्शनल रेजोनेंस, ये सब हमने देख लिया, हम समझ गए भैया। एसिडिक बेसिक नेचर की बात करें, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बना के देख लो, तुम समझ जाओगे। ओके, बेसिक नेचर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम पीरियड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सब कुछ उल्टा है, जो एसिडिक नेचर में हम पढ़ते थे उसका एकदम उल्टा है यहाँ पे, तो तुम्हें कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई, एसिडिक नेचर किसके प्रोपोर्शनल था, एसिडिक किसके प्रोपोर्शनल था, किसके प्रोपोर्शनल था, माइनस एम माइनस आई माइनस एच, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ठीक है, ऐसे था। इसमें एकदम उल्टा है, इसमें एकदम उल्टा है, इसमें प्लस एम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस एम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के भी सब कुछ उल्टा, बिल्कुल उल्टा है, पढ़ सकते हो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई माइनस एच, ठीक है। चलो हो गया। तो भाई आ जाओ एग्जाम्पल पे, अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल होपफुल तुम्हें ट्राई करोगा। हमने क्या बोला था भैया, ये तुम्हारा एग्जाम्पल में तुम्हें क्या बताना है, बेसिक ऑर्डर का, तुमको बेसिक ऑर्डर बताना है, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा और जो होगा उनका ऑर्डर बताना है तुम्हें। तो भैया तुमने अगर ऊपर पढ़ा होगा ध्यान से, तो हमने क्या बोला था, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखनी आती है, कैसे आती है, हमने बताया था, ये sp मॉलिक्यूल है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ sp है, sp3 है। तो sp की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, याद भी करवाई थी 3.75, ये भी हमने याद करवाई थी 2.75, और इसकी भी हमने 2.5 याद करवाई थी, भूलो मत, यहाँ पे 3.75 थी, एसिडिक नेचर में याद करवाई थी ऊपर। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही कम एसिडिक हो जाएगा, वो उतना ही कम बेसिक हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। तो सबसे कम बेसिक कौन हो गया, ये सी वाला। उसके बाद कौन आ गया, हमारा बी वाला, एंड उसके बाद हमारा कौन आ गया, ए सबसे ज्यादा बेसिक, फिर बी, उसके बाद सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन CH3HO HF, देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये एक पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, ये एक पीरियड में है। तो ठीक है, एक पीरियड में हम क्या देखते हैं भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं ना पीरियड में, तुमको दिखाई देते हैं। सेम पीरियड में क्या देखते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिक ऑर्डर। देखो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, देख ले भैया, देख लो भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या लिखी थी, अगर तुमने ऊपर याद करी हो, क्लोरीन की 3.1, फ्लोरीन की 4, ठीक है, और ऑक्सीजन की 3.5, और इसकी हमने शायद 2 लिखी थी, 2, 2.5, 3.
नहीं, इसकी 2.5 लिखी थी, ठीक है। और उसके में नाइट्रोजन होता है, अगर यहाँ NH2 माइनस भी होता तो तुम उसकी 3 याद कर लेते, 3.5 4। अभी है नहीं यहाँ पे तो हमें इसको लिखना नहीं है। तो ये हमने तुमको ऊपर बताई थी, तो भैया इसके बेसिस पे लगा दो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, सॉरी ये है F, ठीक है। तो F माइनस सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे गंदा बेस हो गया। उसके बाद Cl, उसके बाद OH है, OH माइनस है, तो यहाँ पे लिख लो OH माइनस। उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है भैया, CS3 है, CS3 है, CS3 है, OCS3 है, सॉरी Cl है, 3.1 बड़ा होगा, 3.1 बड़ा है, Cl माइनस है। उसके बाद हमारा CS3 है, ठीक है। तो जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे गंदा बेस है, सबसे गंदा बेस है, सबसे गंदा बेस है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो सबसे अच्छा बेस है। समझ गए बेटा? बिल्कुल भैया समझ गए, ऊपर हमने याद करवाई थी, जिसको याद है बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, Cl दिस एंड दिस। चलो ट्राई करो अच्छे से, ट्राई करो अच्छे से। ये तुम्हारे इसमें एक थोड़ी सी चीज तुमको याद करनी पड़ेगी, इसमें एक चीज तुमको याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें एक चीज तुमको याद करनी पड़ेगी। सारे पहले एक बार ट्राई करो। ट्राई कर लिया? ठीक है, ट्राई कर लिया बिल्कुल हमने भैया ट्राई कर लिया। ध्यान रखना, इसमें तुमको एक टेबल बता रहा हूँ, एक टेबल बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये यूजली होता है HCl HBr, ठीक है, HF या फिर तुम्हारा HI, ये जितने भी एसिड होते हैं ना, H2SO4 HNO3, या तुम मान सकते हो यहाँ पे H2SO4, जितने भी ये सारे एसिडिक होते हैं, जितने भी सारे एसिड होते हैं सब ग्रेटर होते हैं, इन ग्रेटर होते हैं किससे, सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड से, सल्फोनिक एसिड से, ठीक है। और उतने, और उसके बाद आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये तुमने अगर टेबल या मतलब दिमाग में बसा लिया कि जितने भी तुम्हारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, HCl HBr HF HI, ये सारे ही ज्यादा एसिडिक होते हैं सल्फोनिक एसिड से, उतने और वो और सल्फो और सबसे कम जो एसिडिक होते हैं इनमें वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज बेटा ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो भैया हमारा इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक अगर हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए, इसमें अगर H प्लस डाल दें, ठीक है, हम इसका ये एक बेस है, इस बेस का हम अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो आएगा हमारा OH। इसका अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा OH, ठीक है। इसका अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बनाए तो क्या आएगा HCl। आया बेटा, तीन चीजें आई यहाँ पे, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड, ये तीन चीजें आ गई हमारी, ठीक है। तो भैया इसका हमने क्या बोला था, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। सब अगर हम इसका एसिडिक ऑर्डर लिखे, इनका एसिडिक ऑर्डर लिखे, इसके कॉन्जुगेट बेस का एसिडिक ऑर्डर लिखे तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, इसको A मान लेते हैं, तो A सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आ गए हमारे, इनको हम सल्फोनिक एसिड्स कहते हैं, H+O वाले, तो उसके बाद C आ गया। उसके बाद हमारा ये B आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉरी हाँ, उसके बाद हमारा B आ गया। तो ACB इनका एसिडिटी का ऑर्डर होगा। तो भैया बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा इनका, B, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद A। तो ये तुम्हारा फाइनल ऑर्डर होगा। बेसिकली हमने पहले एसिडिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देख लिया, अब क्योंकि ये एसिडिटी आ गई इनकी, तो भैया इनका बेसिक ऑर्डर इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। ये इसके एसिडिटी का ऑर्डर है, ये इसके एसिडिटी का ऑर्डर है, तो इसका बेसिसिटी का ऑर्डर BCA हो जाएगा। इतना तो सबको पता है, ठीक है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल भैया हम समझ गए, बिल्कुल हम समझ गए, ठीक, बिल्कुल समझ गए। तो हमने क्या देखा, इनका कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, कॉन्जुगेट एसिड की हमने क्या देख ली, एसिडिटी देख ली, ठीक है। और एसिडिटी का जो ऑर्डर है उसके उल्टा ऑर्डर होगा बेसिसिटी का, सिंपल, ठीक है। चलो भैया इतना हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो ये तुम्हारे सल्फोनिक ग्रुप होते हैं, ये तुम्हारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, C+OH वाले तुम्हारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, HCl HBr। इतना तो दिमाग में रखते जाओ, जो भी बोल रहा हूँ नोट करते जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा, बिलीव मी। अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक NH2 डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, दो लोन पेयर NH2 ये तुम्हारे पास तीन कंपाउंड है, इनका तुम्हें बेसिक ऑर्डर बताना है। कैसे बताएंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या देखते हैं भैया, देखो एक बेस का क्या मतलब होता है, एक अच्छे बेस का क्या मतलब होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके, आसानी से दे सके, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सके, ठीक है, बिल्कुल भैया। तो भैया ये वाला जो N है, अगर कोई आ रहा है, अगर कोई चीज इससे इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे रहा है तो ये एक अच्छा बेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो भी इन तीनों में जो भी अपने इलेक्ट्रॉन एक आने वाली स्पीशी को अच्छे से दे सकता है वो एक अच्छा बेस हो जाएगा। देख लो सबसे अच्छे से कौन दे सकता है अपने सामने वाले को इलेक्ट्रॉन, तो देख सकते हो हमने क्या बोला था, ये जो डबल बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है,
ये रेजोनेंस में है रिंग के साथ, ये रेजोनेंस में है रिंग के साथ, ठीक है, ये रेजोनेंस में है रिंग के साथ, ठीक है, रेजोनेंस में है रिंग के साथ। तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये जो ऊपर कोई मान लो तुम हो, तुम इससे इलेक्ट्रॉन लेने आए हो, तुम रामू हो, तुम कह रहे हो भैया NH2 जरा हमें इलेक्ट्रॉन दो, तो रामू तो NH2 तो कहेगा बेटा हमारे ना अभी जो इलेक्ट्रॉन है, तुम पहले कट लो यहाँ से, हमारे इलेक्ट्रॉन अभी बिजी है रेजोनेंस करने में इनके साथ, रिंग के साथ, और रेजोनेंस नॉर्मल भी नहीं कर रहे हैं हम, तीन तीन बॉन्ड के, तीन तीन डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं हम, तो हमारे पास अभी फ्री नहीं है, तुम भगो यहाँ से, ठीक है, हम पे बिल्कुल भी फ्री नहीं है। तो रामू कहेगा ठीक है बेटा मत दो, हमारे पास और दो भी बैठे हैं, तो इस पे तो इसके तो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही कम अवेलेबल है, तो ये सबसे बेकार बेस हो गया, बेकार बेस हो गया। रामू गया यहाँ पे, रामू गया यहाँ पे, रामू बोला जरा NH2 अपने इलेक्ट्रॉन देना, देखे हम तुम कितने अच्छे बेस हो, हम भी देखते हैं। तो रामू NH2 कहेगा यार देखो रामू ले लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी डबल बॉन्ड, सॉरी ये जो लोन पेयर है वो हमारे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है, वो हमारे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में भी है। तो रामू कहेगा चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो ये जो आ गया सेकंड नंबर का बेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर रामू यहाँ गया, रामू यहाँ गया, तो रामू ने कहा भैया जरा NH2 अपने दिखाना हमको, इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, तो NH2 कहेगा हाँ भाई रामू ले लो यार, ये तो फ्री में बैठे, कोई है ही नहीं, तो रेजोनेंस करने के लिए एकदम हम नल्ले बैठे। तो ये रामू कहेगा अरे वाह, इसने ए वाले ने तो हमको सबसे ज्यादा दे दिया इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे से दे दिया। तो बेसिकली कहने का ही मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है वो एक अच्छा बेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर आ गया बी, उसके बाद सी, और सबसे अच्छा बेस कौन है, ए, ये हमारा ऑर्डर आ गया, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का जल्दी से कर लेते हैं। एन एन तुमको दिया है, 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 ठीक है बेटा, बिल्कुल भैया समझ आ गया, एन एन हमको दिया है। हमको क्या देखना है, हमको क्या बेसिकली देखना है, हाँ इसका तुम्हें क्या निकालना है, बेसिक ऑर्डर निकालो, वही कंसेप्ट लगाओ, वही कंसेप्ट लगाओ जो हमने बताया था, वही कंसेप्ट लगाओ, ठीक है। चलो लगा लिया होगा। देखो भैया लोन पेयर किसके अवेलेबल सबसे ज्यादा, जो जिसके अवेलेबल सबसे ज्यादा होंगे वो अच्छा बेस होगा। तो इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में है तीन 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 बॉन्ड के साथ। रेजोनेंस कैसे देखते हैं बेटा, अगर तुमको अभी भी नहीं समझ आया रेजोनेंस कैसे देखते हैं फिर से देख लो, ठीक है। ये लोन पेयर, लोन के पेयर के बाद तुमको देखना है एक सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उसका मतलब समझ लेना वो उसके साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। उसके साथ रेजोनेंस में वो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे अपना इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज देगा, बेसिकली रेजोनेट होता रहेगा, फिर एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, वो यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके रेजोनेट होता रहता है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर रिंग में घूमते रहते हैं, तो इसमें तीन तीन बॉन्ड के साथ घूम रहे हैं, इसका मतलब है वर्स्ट बेस हो जाएगा, सबसे गंदा बेस हो जाएगा। तो रामू कहेगा हम तुमसे इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं पा रहे, वर्स्ट बेस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो तुमने भैया देखा, अरे यार ठीक है, अब दूसरे बेस पे देखते हैं, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो इस पे तुम क्या देखोगे, इस पे क्या तुम देखोगे, ये जो है, ये जो है, ये दोनों है, ये दोनों है। तुम इसके पास गए, ओ भैया चलो रामू अपने इलेक्ट्रॉन देना, तो रामू कहेगा यार देखो हम पे इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा रहे हैं रेजोनेंस करते हुए, यहाँ भी जा रहे हैं, देखो सिंगल बॉन्ड उसके बाद डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, तो भैया हम तो कम ही दे पाएंगे। तो ये आगे हमारा इसके बाद कम है, सबसे ज्यादा लेस बेसिक कौन हो गया, ये, उसके बाद ये आ गया, इन दोनों में हम समझ गए। अब आती है बात इसमें और इसमें जज करने की, इसमें और इसमें जज करने की। तो तुम देखोगे अगर रामू उसके पास जाएगा तो रामू कहेगा भैया इलेक्ट्रॉन देना, भैया एन अपने इलेक्ट्रॉन देना, तो रामू का ये कहेगा, ये वाला कंपाउंड सी कंपाउंड कि ले ले रामू भाई, हमेशा तो हम तो नल्ले बैठे, कोई है नहीं रेजोनेंस करने के लिए, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं है, तो तुम तो ले लो, एकदम फ्री है, ठीक है। अगर रामू यहाँ पे गया, अगर रामू यहाँ पे गया, रामू यहाँ पे गया, तो वो देखेगा अरे यार यहाँ पे भी यार हम, वो एन कहेगा यहाँ पे भी ले लो यार हमसे, कोई दिक्कत नहीं, ना यहाँ पे कोई हमसे रेजोनेंस करने पे, ना यहाँ पे कोई हमसे रेजोनेंस करने के लिए, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, अगर इस पे भी कोई रेजोनेंस करने के लिए कोई चीज नहीं है, इस पे भी रेजोनेंस करने के लिए ना कोई डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम इन दोनों में जज कैसे करें कौन ज्यादा बेसिक होगा। अब तुमको यहाँ एक फैक्टर और लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों तो हम समझ गए, सिंपल रेजोनेंस हमने देख लिया, रेजोनेंस इसमें हो रहा है सबसे ज्यादा, वो हो गया, इन दोनों में हमने देख लिया। अब इन दोनों में जज करना है, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तुमको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है, एच यहाँ पे है, एच नहीं है डिफरेंस यहाँ का, ठीक है, एच यहाँ पे भी है, ओ का डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे कार्बन है सिर्फ और यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो तुमने क्या पढ़ा था, ओ आर अगर कोई टाइप का ग्रुप है वो क्या करता है बेटा, वो क्या करता है, कौन सा इफेक्ट शो करता है, देखो यहाँ पे एक लग गया, कौन सा इफेक्ट शो करता है, कहाँ चला गया, हमने ऊपर प्लस एम वाली टेबल में पढ़ाया था तुमको, हाँ हाँ NH2, देखो ओ आर, ये रहा ओ आर, तुम्हारा क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, तो भैया यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो होगा, कहाँ चला गया, प्लस एम इफेक्ट शो होगा,
कहाँ चली गई, जल्दी आ जाओ। अरे अरे इतना सब कुछ पढ़ा दिया हमने। चलो ये रहा। ओ आर क्या करेगा अपना प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब तुमको पता है बेसिक ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम इफेक्ट, तो यानी कि भैया इसमें तो प्लस एम इफेक्ट भी लग रहा है, यानी कि ये इससे बेटर हो गया, इससे बेटर बेस हो गया। तो जो हमारा फाइनल ऑर्डर क्या आएगा, सबसे बेटर बेस डी वाला जिसमें प्लस एम इफेक्ट भी हो रहा था, उसके बाद सी, उसके बाद हमारा इन दोनों में कौन बैठा था, इसमें और इसमें कौन बैठा था बेटा, इसमें 3 बार हो रहा था रेजोनेंस, तो इसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बहुत कम थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा ए, और सबसे गंदा आ गया डी, डीसीएडी, ठीक है, डीसीएडी ऐसे भी देख सकते हो तुम, बहुत ईजी चीज है, ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब ये टेबल, ये चीज तुमको याद करना चाहो बेसिक नेचर में याद कर सकते हो। अगर तुम आर एन एस टू की बात करोगे तो 1 डिग्री आर एन एस टू सबसे ज्यादा, जो गैस फेस की अगर बात करोगे तो 3 डिग्री आर एन एस टू सबसे ज्यादा बेसिक होता है। चाहो तो पढ़ लो, चाहे तो छोड़ो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बेसिकली NH3 अमोनिया इससे कम, आर एन एस टू से कम बेसिक होता है, और इससे ज्यादा बेसिक होता है बेसिकली ये जो अनाइलिन आ जाती है। अब अनाइलिन में भी अपने अपने ऑर्डर दिए हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में कौन ज्यादा बेसिक होता है वो तुम पढ़ सकते हो, इतना दिमाग मत खपाओ, बस अगर पढ़ना है तो पढ़ लो। मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा याद करने का, एक बार समझ लो, देख लो एक बार, ठीक है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, इसमें होमवर्क क्वेश्चन में ट्राई करना। देखो थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है ना होमवर्क में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। बेसिकली तुम्हारा असली होमवर्क क्या है, पूरी पीडीएफ को एक बार वापस से पढ़ना, जो मैंने बोला है उसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये तुम्हारे पास एबीसीडी 3 ग्रुप दिए हैं, ठीक है, एबीसीडी 4 ग्रुप दिए हैं। अब तुम देख रहे हो उसमें ओएस तो कॉमन है, तो भैया तुम्हारी टेंशन तो आधी खत्म ही हो गई, चाहिए ऊपर वाला ग्रुप तो सब में कॉमन है। अब हम बेसिकली यहाँ पे जज करना है, ठीक है। ओके, तो सीएल का देख लें, सीएल का देखना, सीएस3 का देखना, NO2 का देखना, OCS3 का देखना, और अरेंज और ऑर्डर ऑफ सिटी में अरेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, बताना है मुझे। तो सारे बच्चों अगर तुमको समझ आया आज का एक्सप्लेनेशन तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भैया इसमें लगती है मेहनत पूरी पीपीटी बना के रिसर्च करने में, और पूरा 25 दिन का कंटेंट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगले 50 मिनट में पढ़ाने में, इसमें बहुत मेहनत लगती है भाई। तो तुम्हारा सपोर्ट ये जो इन वीडियोस को कंटिन्यू करने का मेरे को मोटिवेशन देता है दोस्त, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है तुम फ्री हो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए। देखो ये सब ना इंफॉर्मेशन टाइप की होती है, जीओसी में अगर तुम ये नहीं पढ़ोगे तो आगे ऑर्गेनिक में बढ़ नहीं पाओगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करने का ट्राई करना, जो भी मैंने एसिडिक ऑर्डर में बताया है, प्लस एम माइनस आई कॉन्जुगेट, ये सब, ये तुमको 3-4 चीजें मैंने बताई थी, स्क्वायरिक एसिड, पिक्रिक एसिड, जहां ये सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये तुमको क्वेश्चन करना सिखा देंगे, और सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं, मैं तो तुमको कंसेप्ट के साथ साथ समझाया, पूरा रेजोनेंस तुमको समझा दिया, ठीक है, माइनस है कैसे कैसे घूमता है सब समझा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब समझा दी, एसपी ऑर्डर sp3 सब समझा दिया, ठीक है। तो मैं तुमको सब समझाता भी चल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। सम ये देखो, ये जो 3 एक्सेप्शन थे ये तो एडवांस लेवल के एक्सेप्शन है, कोई नहीं बताता है, वो भी 50 मिनट के अंदर, ये सब मैं तुमको बता चुका हूँ, सब कुछ कंसाइज वे में लिख के लाया हूँ। तो ये जो आईपैड के नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना, बार बार चाहो तो अपनी कॉपी में भी उतार सकते हो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करो और जाके फोड़ो यार। दिस इज सिंह साइनिंग ऑफ।